अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है रईसा, ठीक सर है? अल्लाह का शुक्र है। सर मोहसिन नकवी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की है पिछले दिनों, और पिछले चंद ही दिनों में हमने देखा कि उन्होंने ज़रदारी साहब से 2 मुलाकातें की, अभी रिसेंटली तो एक लाहौर में की। तो जो मोहसिन नकवी साहब की कोई 1.5-2 हफ़्ते पहले की स्टेटमेंट्स के नतीजे में हमने तोड़-फोड़ देखी, हमने देखा कि सेमिनार स्टार्ट हो गए हैं, एक नई नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, सूबे कितने बनेंगे, हमने ये डिटेल्स तक देखी कि कौन सा सूबा कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, सदारती निज़ाम आएगा। तो उसके बाद जो फॉर एग्ज़ाम्पल पीएमएलएन ने मोहसिन नकवी को निशाना बनाया कि वो ख़ुद इस सिस्टम का, काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई उन पे कि वो ख़ुद एक इस सिस्टम का प्रोडक्ट हैं। उन्होंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने उनको, तमाम अरकान ने काफ़ी ज़्यादा, जो मेन पे हमने देखते हैं जैसे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने उनको कहा कि इनकी बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ़जूल बात है, मुल्क में और इतने इशूज़ हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो मोहसिन नकवी साहब मुलाकातें कर रहे हैं, ये उस मेस को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना एक सॉफ्ट इमेज दोबारा से दिखाने की, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर इसका दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की ही मैसेजिंग उन तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो बैक स्टेप नहीं लेगी, तो आप कोई बीच का रास्ता निकालें। क्या असल में उनकी इस मुलाकातों से हम क्या अख़ज़ करें? क्योंकि ये याद रहे कि आज जरदारी साहब ने वो जो उन्होंने जजेस की एक समरी रोकी हुई थी काफ़ी दिनों से, उस पर सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं। तो आपको कौन सी ऑप्शन ज़्यादा वायबल नज़र आ रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मैसेजिंग पहुंचा रहे हैं वहाँ तक, या फिर वो इनके साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी कायल करेंगे इनकी डिमांड्स पर? वो सारी बातें कर रहे होंगे। वो ये भी कह रहे होंगे कि मैं तो आपका पुराना वो हूँ, बरखुरदार हूँ। जरदारी साहब को कह रहे होंगे कि मैं तो आपके बगैर चलता ही नहीं था, और मियाँ साहब से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मेरा तो ज़ाती तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब रियासत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये चीज़ें करनी हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी जो पुरानी सियासत है इसको बदलना पड़ेगा। किसी तरीके से ये बात की होगी, और किसी तरीके से ये भी बात की होगी कि मुझे ज़ाती तौर पे निशाना बनाया जा रहा है दोनों तरफ से, हालांकि मैंने तो एक पल्स ऑफ द डे जो है उसको एक्सप्रेस किया था, और ये वो शायद इस तरह की भी बात की हो। शायद जो जरदारी साहब के गिले शिकवे हैं वो भी सुने होंगे, कोई दूसरी तरफ भी बात की होगी, तो फिर ये समरी भी हो गई होगी। या फिर फॉर दैट मैटर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि पहले ही हम बहुत सारे इश्यूज से नबरदाज में, अभी ये मौका ही नहीं है कि इस तरह की आप गुफ्तगू शुरू करें। तो 100 तरह की बातें हुई होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट से तो पीछे नहीं हटेंगे। एक तो वो साफ कह चुके हैं कि ये हुकूमत जो चल रही है ये सही नहीं चल रही। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो 16 घंटे की बजाय 20 घंटे भी काम करें तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, सिस्टम कोलैप्स करेगा। सिस्टम कोलैप्स करने का जो सही तज्ज़िया वो तो कोई करता नहीं है कि क्यों करेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम को, अगर उसका सही एनालिसिस किया जाए तो हो सकता है कोई बचत निकल सके। लेकिन जो पिंडी में बैठे हुए लोग हैं वो समझते हैं कि ये सिस्टम स्टैगनेंट हो गया है। ये जो पार्लियामेंट है, ये जो कौमी सूबाई असम्बलियाँ हैं, ये जो वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म हैं, या ये जो आपका गवर्नेंस सिस्टम है, ये कोलैप्स कर गया। वो वाले ये कहते हैं। सियासतदानों का ये मौक़िफ़ है कि ये सारा सिस्टम ठीक है, आपकी मुदाखलत से ये कोलैप्स करता है बार बार। आप ज़रा थोड़ा सा इनको स्पेस दें इन अदारों को काम करने के लिए, ये बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, असल बात ये है बुनियादी तौर पे कि पीपल्स पार्टी के अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं सूबे के हवाले से। जो हम रोज़ बात करते हैं कि एनएफसी जो चाहिए उनको, वफाक जो मजबूत चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को, या जो बाकी चीज़ें जितने प्रोजेक्ट्स हैं, चूलिस्तान हो गया, बाकी जो उनको चाहिए वो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी का जो अपना नैरेटिव है वो हर्ट हो रहा है। फिर पंजाब के अगर आप कितने टुकड़े करते हैं, मुझे 10 टुकड़े अगर करेंगे तो मुस्लिम लीग नून की जो अपनी एक पावर ग्राउंड है वो उनके हाथ से निकलेगी, वो पहले ही निकली हुई है, वो और निकल जाएगी। तो ये हम पहले भी कह चुके हैं कि इन दोनों सियासी जमातों
के लिए एक तरह से खामोश मौत की तरह होगा, जो रावलपिंडी की तरफ से एक ओवरलोडेड एक नया सिस्टम जो है वो मांगा जा रहा है, वो शायद ये पार्टियां दे नहीं पाएंगी। और ये वो बुनियादी कशमकश है जो रोज़ एक नया रंग इख्तियार करती है। रात में सुहेल वड़ाई साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को कह रहे थे कि ये कोई पॉलिटिकल अपना नैरेटिव नहीं बना सके, पॉलिटिकली अपने आप को 24 का जो इलेक्शन है उससे आगे नहीं बढ़ सके, और इमरान ख़ान की जो ताकत है उसको कम नहीं कर सकी मुस्लिम लीग नून पंजाब में। तो इसलिए वो समझते हैं कि ये इसी तरह पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने अर्बन सेंटर्स को डेवलप नहीं कर सकी। सिंध में उनके बकौल करप्शन है, कोई निज़ाम बना हुआ है वहाँ पे जरदारी साहब का, जिसकी वजह से रुकावट है, वो दूर होना चाहिए। तो दोनों तरफ सिंध में और पंजाब में वो एक अपर हैंड के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट, जबकि ये सियासी जमातें समझती हैं, दोनों सियासी जमातें ये समझती हैं कि इनकी जो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो इससे सारी तबाह हो जाएंगी। तो अब मोहसिन नकवी स्टिल डिप्लोमेसी जितनी भी करते रहें, आएँ जाएँ, मिल के जाएँ, हो सकता है ये जो समरी पे साइन हो गए, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें और भी होती रहेंगी, लेकिन जो फ़र्क है, नैरेटिव्स का फ़र्क है। हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है और जो ये सियासी जमातों की अपनी अपनी रेड लाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसमें कई मोहसिन नकवी खपत हो सकते हैं, ये फ़र्क ख़त्म नहीं हो सकता। इसमें कई हुकूमतें जा सकती हैं। ये वजह ये है कि ये सोच का फ़र्क है, ये वो सोच का फ़र्क है जिसके नतीजे में हर तीसरे साल हमारी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, चली जाती है। ये वो सोच का फ़र्क है जिसके नतीजे में आप माशी तौर पे पीछे के पीछे जा रहे हैं। ये वो सोच का फ़र्क है जिसके नतीजे में आपके मुल्क में जो एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक बकाए बाहमी है, पीस है, टॉलरेंस है, वो कम होती जा रही है। इनपेशेंस बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो जो कि ये जो हल निकाला जा रहा है ना कि इस तरह से करने तो ये सारी चीज़ें केटर हो जाएंगी, ये मेरे जैसा तालिब इल्म ये समझता है कि ये हल नहीं है, ये उसको और बढ़ा देगा उस सारे क्राइसिस को। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो समरी पर साइन किए हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जजेस की तैनाती से रिलेटेड, जिसमें उनको ये गिला था कि उनके सिंध के जजेस का नाम इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अब उन्होंने साइन कर दिया। आपको लगता है कि किसी गिव एंड टेक के नतीजे में हुआ होगा, या बस उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, वो करवाया और आज साइन कर दिया? देखिए, अब नई बात सामने आई है कि उन्होंने डिले क्यों की ये समरी। क्यों? उनके वकीलों ने या जिसने भी बताया कि इसमें एक दो जज ऐसे हैं इस समरी में जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात रहे हैं माजी में, या वो जज बनने के कैपेबल नहीं हैं, उनको क्यों नोटिफाई कर दिया गया एज ए जज। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे फ़लाँ जज जो हैं वो इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए। उन्होंने जो प्रिवेलिंग जज मौजूद थे लिस्ट के अंदर, उनके ऊपर एक निशान लगाए थे रेड पेन से कि ये क्यों भेजे गए नाम, उसकी वजह से उन्होंने रोके हुए थे। अब गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से तिलमिला रही थी कि इसको कैसे करें। उनके स्पीकर साहब भी मिले थे, 2 दफ़ा स्पीकर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से इसी समरी के लिए। मोहसिन नकवी साहब भी मिले थे। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। ये कोर्ट में भी चले गए थे, एक तरफ से कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट से पूछ लिया था कि आप बताएं कि इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है इस मामले को, और आप क्या समझते हैं कि अगर सदर रोक ले समरी तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो उस पर अभी फेडरल गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस तो नहीं किया था, लेकिन बीच में जो मोहसिन नकवी साहब ने कोई ब्रेक थ्रू किया है कि जरदारी साहब ने जो भी बातचीत की जजेस, देखें जजेस की अपॉइंटमेंट में 3 फ्रीक होते हैं। एक तो सियासी जमातों की एक पार्टिसिपेशन होती है जुडिशल काउंसिल में, उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा था हमारे बंदे कम किए गए, 1 बंदा रखा गया, जबकि शुरू में इन्होंने कहा था कि 3 बंदे रखेंगे।
मुस्लिम लीग नून के हामी या इस्टेब्लिशमेंट के हामी ओवरवेलमिंगली वहाँ पे थे। बहुत सारे जज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं, बहुत सारे जज नून लीग की तरफ से आते हैं, और कुछ जज जो होते हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आते हैं, क्योंकि सिंध छोटा सूबा है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि वो धौंस की गई, उनके साथ उनके जजों के नाम उड़ा दिए गए। अब मैं ये समझता हूँ कि ये तरीका भी गलत है कि एक सियासी पार्टियाँ जो हैं वो मिल के जजों के नाम तय करें। होता क्या है, बड़े जो चैम्बर्स होते हैं उनके जो शाइनिंग वकील होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है जजेस के लिए। इसमें जुडिशरी का भी एक अपना इंटरेस्ट होता है, वकील उनके दोस्त होते हैं जो उनके पास आ रहे होते हैं, जज भी उन्हीं चैम्बर्स से बने होते हैं। दूसरा जो इंटरेस्ट होता है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है कि ये बंदा आके कल को फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ नहीं देगा। तीसरा इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट होता है कि जो हमारे मामलात में रुकावट नहीं कोई बनेगा, ऐसे जज होने चाहिए। लेकिन तारीख़ ने क्या साबित किया? तारीख़ ने ये साबित किया कि जजों को जब डिक्टेटरशिप आती है तो वो सारे जज सल्यूट मारते हैं डिक्टेटरशिप को, जो नहीं मारते उनको घर भेज दिया जाता है, जजों को साफ़ कर दिया जाता है। जिस जज को आप लेकर आते हैं, मतलब साकिब निसार और जस्टिस खोसा, वाज़े मिसालें हैं कि मुस्लिम लीग नून ने उनको इंडेक्ट कराया था, वो सामने इनके खड़े हो गए, इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देने शुरू कर दिए उन्होंने। तो सज्जाद शाह को बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने नीचे से पकड़ के चीफ़ जस्टिस बना दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी असेंबली तोड़ने के ख़िलाफ़ बयान दिया था, तो फ़ैसला दिया था। एक वाहिद जज था जिसने कहा था कि असेंबली 90 वाली गलत तोड़ी गई है। तो लेकिन उसी जज ने बाद में पीपल्स पार्टी को वो पड़ गया था, आपको याद होगा। तो जजेस के बारे में ये सोच लेना कि कोई हमें ये लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देगा, वो बात नहीं होती। हमने ये भी देखा कि वही जज, वो जस्टिस सिद्दीकी जो थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को सीधे हो गए थे कि उन्होंने कहा जी मैं तो नवाज शरीफ को रिलीफ दूंगा, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक जजेस के ऊपर सियासत होनी नहीं चाहिए, ये कई दफ़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। सर वैसे जैसे आपने कहा कि 2 जजेस के ऐसे नाम थे जिसमें वो अहल नहीं थे या उनके अंदर वो मतलब डिज़र्विंग नहीं थे कि वो जजेस तैनात होते, लेकिन इन द एंड तो उनको सामने पे साइन करने पड़ ही गए, तो फ़ायदा क्या हुआ इतनी देर रोक के रखने का? ये मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं ना, अब आपने उनके नामों की वजह से रोक लिया, लेकिन आपको गुस्सा ये है कि आपका जुडिशल काउंसिल में भी नुमाइंदगी सही नहीं है और आपके जजेस भी नहीं दिए गए, और फिर कहा गया होगा कि इस दफ़ा अगर ज़्यादती हो गई तो थोड़ा सब्र कर लें, अगली दफ़ा कोई कंपनसेशन हो जाएगी या कुछ ना कुछ तो उसके बदले दिया गया होगा, तो उन्होंने आसानी से साइन कर दिए ना। या ये भी होगा कि वो रवादारी में उन्होंने कहा ओ जी मोहसिन नकवी साहब आप आएँ, तो अब आपके आने पे मैं साइन कर रहा हूँ, वरना मैंने ये रोका हुआ था। ठीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके प्लान्स हों कुछ डिमांड्स से रिलेटेड। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब को हमने देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये कहा कि आज उनकी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है, जिसने यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान से मुलाकात की पिटिशन से रिलेटेड केसेस हम अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लगवा देंगे। तो हमने सोहेल अफरीदी साहब के 2 इंटरव्यूज़ देखे मेजर चैनल्स पर, ARY न्यूज़ पर, जियो न्यूज़ पर। तो अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब उनका स्टार्ट हुए हामिद मीर के साथ इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह करे ये अब चल जाए, नशर हो जाए। तो इसके साथ तीसरी खबर में इसके साथ ये ज्वाइन करूँगी कि 5 अगस्त को सुनने में आया ज़राए के मुताबिक इमरान खान से एक अहम पर्सनैलिटी की मुलाकात हुई है और ये उनसे उनकी चौथी मुलाकात थी। तो आपको लगता है कि मुलाकातें और फिर जो सोहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ भी नशर हो गए और फिर रजिस्ट्रार ने कहा कि अगले हफ्ते आपके केसेस लगवा देंगे, तो PTI के लिए एक राह हमवार हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कि ये जो मौजूदा 2 बड़ी पार्टीज़ हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी मतलब जो इत्तेहादी जमातें हैं, इनके साथ तो उनके कोई रवाबित बनते हुए या देर पा रवाबित बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या PTI के लिए फ्लेक्सिबिलिटी या इनको काउंटर करने के लिए ही चलें सही, तो नज़र आ रही है आपको होती हुई? कुछ ना कुछ तो है। लग रहा है कि जो बिल्कुल खामोशी थी PTI के फ्रंट पे, और जो इस्टेब्लिशमेंट के हमायती तजियाकार यूट्यूबर्स वो कहते थे कि भूल जाए इमरान खान, अब उसके लिए कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं है किसी भी तरफ से। और वहाँ पे देखें ना कि एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत उनसे मिल रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सॉफ्ट व्यू दे दिया, रजिस्ट्रार ने कहा कि आपका केस लग जाएगा।
इसके इंटरव्यूज़ चल गए इस अपना सुहेल अफरीदी के, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ये सिग्नल दे रहा है, जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है ये सिग्नल दे रहा है इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को कि हमारे लिए इमरान खान शजरे ममनुआ नहीं है, हम उनसे बात कर सकते हैं। और ये वो हमारे लिए तो ख़तरा था ही था वो, लेकिन मेन ख़तरा तो वो आपके लिए था। ये दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि इमरान खान अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा है। जितना मर्ज़ी उनको उनके साथ बातचीत करें, इसमें से कुछ निकलने का नहीं है। इन दोनों पार्टियां, ये दोनों पार्टियां डिटर्मन है इस बात पे। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि सूबों की नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामले में पीटीआई सपोर्ट कर सकती है इस्टेब्लिशमेंट को, कल ही वाज़े किया है ना सुहेल अफरीदी ने कि जो असेंबली अवाम की हमायत से आएगी, पार्लियामेंट अवाम की हमायत से आएगी, वो करे, नए यूनिट्स बनाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये वाली असेंबली नहीं कर सकती या ये वाले लोग नहीं कर सकते। तो मैंने जो कल कहा था ना कि वो खुद चाहते हैं कि जब आएँ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे जब, तब वो जाके नए यूनिट्स बनाने के वो हामी हैं, वो बनाएंगे। लेकिन वो इनके कहने पे या मोहसिन नकवी के कहने पे या उनके ऊपर वाले लोगों के कहने पे शायद सूबे बनाने के लिए तैयार ना हों। और फिर जहाँ तक रिलीफ़ की बात है, तो रिलीफ़ क्या ये दे सकते हैं कि वो अपने घर से निकल के बनी गाला आ जाएं या यहाँ पे आ जाएं ज़मान पार्क में और वो अपनी सियासत शुरू कर दें। तो इन सियासी जमातों ने तो उस वक्त भी फेस किया था जब वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट एक अपने ख़िलाफ़ आदमी को जो कि समझता है इमरान खान के वो अगर जेल में है, अगर उसको इक़्तिदार से हटाया गया है तो उसके ज़िम्मेदार रावलपिंडी वाले हैं, तो वो उसको इतना वो दे सकता है। ये असल में चीज़ें लॉक हुई हैं। इमरान खान के साथ वो किस हद तक बढ़ सकते हैं, नून लीग उनको क्या दे सकती है, पीपल्स पार्टी कहाँ तक खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट के जो बेइंतहा प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ज़मीन पे रास्ता बनाना, सवाए इसके कि आप ख़ुद टेक ओवर करके ज़बरदस्ती सारा नाफज कर दें, इसके अलावा कोई हल मुझे तो नज़र नहीं आता। अच्छा, कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी सलमान अकरम राजा ही के बारे में, जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस पे काफ़ी बरहमी का इजहार किया पीटीआई के, कि वो उनको बुलाया जाता है तो वो आते नहीं हैं और उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए। आज हमने देखा कि एक मिसाल यूसुफज़ई की और सलमान अकरम राजा साहब की किसी व्हाट्सएप ग्रुप से मुबैना ऑडियो भी लीक हुई। हम बल्कि आपको सुनाते हैं, वो पहले आप वो सुन लें, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिश और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसेस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे? आप मुझे दिखाएं ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करें, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। लेकिन साजिशें हुई हैं सर, झूठ बोला गया है, और आप रोज आके कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये वो। जवाब दें हमें, किधर है पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स, किधर है पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स? आपने की है साजिशें, आपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराई है, आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर, तो ऐसी बातें हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि खान साहब के सामने क्या क्या कहा गया है। और बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी, मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम, कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है, 5 साल की उम्र से एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। सर, आपने ये ऑडियो सुनी। आज इसके साथ ही नवीद अकबर साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सलमान अकरम राजा पर तनकीद करते हुए कहा कि इनको सियासत करनी नहीं आती। पीटीआई के ओहदेदारान को अगर ये रात के 12 बजे मैसेज करके बुलाएंगे तो वो कहाँ से डिफरेंट सिटी से इस्लामाबाद पहुँच सकेंगे। और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया उनके मैसेज का कि वो किस टाइम पर डिलीवर हुआ था। तो आप इनकी जो अंदरूनी इनकी टसल कह लें, उसको इन्होंने कैसे डील करना है, इनको समझ नहीं आ पा रही कि क्या इमरान खान का केस दोबारा ख़राब कर सकते हैं। अगर तो उनके लिए कोई रास्ता बनता भी है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में ये प्रॉब्लम अब का नहीं है। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी पीटीआई में लड़ाइयाँ होती थी। जहांगीर ग्रुप एक तरफ था, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप एक तरफ था। उन्होंने रोका नहीं इन लड़ाइयों को कभी भी। इस वक्त भी ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं कि अपना जो अचकज़ई साहब हैं, जो केपी गवर्नमेंट है जिसमें सुहेल अफरीदी है या उसके दोस्त हैं, जो तंजीम है खैबर पख्तूनख्वा की वो है,
और जो तंजीम है, जो गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, इनके आपस में सब ग्रुप एक दूसरे के ख़िलाफ़, और फिर उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स, अलीमा ख़ान साहबा, ये सारे एक दूसरे के सामने साफा रहा है। तो वो इस लड़ाई को ख़ुद इमरान ख़ान साहब नहीं रोकते। खुद बुशरा बेगम और अलीमा ख़ान साहबा के दरमियान एक टकराव अपना अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी के दरमियान एक टकराव है। तो ये चीज़ें पीटीआई का हिस्सा है। ये पीटीआई को ताकत कम दे रही हैं, इसको कमज़ोर ज़्यादा कर रही हैं। अब सलमान अकरम राजा की जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए मिशाल यूसुफ़ज़ई ने, जो अभी आपने ऑडियो सुनाई, और उससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ गढ़ है पीटीआई का, उसका जो प्रेसिडेंट है वो सलमान अकरम राजा को कह रहा है कि आपको सियासत करनी ही नहीं आती, आप सियासत सीखें। आपको, आप ठीक है, आपको ओहदा मिल गया है, लेकिन आपको तंजीम चलाना और सियासी जमात चलाने का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये एक तरह से सेक्रेटरी जनरल को एक तरह से क्या बताया जा सकता है, कहा जा, एक सूबे का जो सदर है वो सेक्रेटरी जनरल को एक तरह से शटअप कॉल दे रहा है। अच्छा, इसके साथ ही मैं वो भी ऐड कर दूं, जो वजाहत सईद ख़ान पीटीआई के एक यूट्यूबर हैं, बाहर होते हैं तो वीडियोस बनाते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही बेसलेस बात कही, आई डोंट नो फॉर टीआरपीज़ में भी, कि उनको 3 जर्नैलों जो कि जीएचक्यू में हैं वहाँ से ख़बर मौसूल हुई है, कि ख़बर नहीं है उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है कि शायद इमरान ख़ान साहब खुदा न खास्ता वफ़ात पा चुके हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये लोग। यूट्यूब मैं देख रहा था, ये यूट्यूब के अपने चैनल को चलाने के लिए कैसी कैसी बातें करते हैं। रात खुद पीटीआई के वो जो फाइनेंस के एडवाइज़र हैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर हैं, उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर शदीद इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है पीटीआई के हर एहतजाज को सबोटैज करता है। अच्छा, इसी तरह ये वजाहत साहब है और बाकी सारे लोग हैं, ये बाहर बैठे हैं, इनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है। और ये जो उसने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे शहबाज गिल ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके जवाब में एक लंबा ट्वीट किया गया है केपी के फाइनेंस एडवाइज़र की तरफ से। उसने कहा है कि ये शख्स जो है ये इतना वो था, इसमें टॉलरेंस की इतनी कमी थी कि बनी गाला में कि कई लोगों के साथ हाथापाई इसकी हुई है, और इमरान ख़ान ने इसको बाहर निकाल दिया था, इसकी एंट्री बैन कर दी थी बनी गाला में शहबाज गिल की। और ये शहबाज गिल जो है अब पैसे कमा रहा है अपने यूट्यूब चैनल से, रोज़ पार्टी के ख़िलाफ़ लगा रहता है और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब शहबाज गिल कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इमरान ख़ान के ख़यालात के साथ लॉयल हूँ। तो यही कहानी है बस। ठीक है। अच्छा, हमने इन सब की तो बात की, अवाम की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हमने 4-5 दिन पहले शो में अनाउंस किया था कि वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है 8 अगस्त को गालिबन। आज चौथा रोज़ है और उनके जो हुकूमत से मुज़ाकरात हैं वो फ़ेल हुए हैं, जिसके नतीजे में अब सब्ज़ियों की कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो आ नहीं रही, इम्पोर्ट नहीं हो रही इधर दूसरे एक शहरों में। तो इसकी ये महंगाई बढ़ रही है, अवाम पे बोझ बढ़ रहा है, तो हुकूमत क्यों एक इशू को जिससे इतनी करोड़ों अवाम लिंक्ड है, उस इशू को डिले करती रहती है। कोई सब्सिडी कुछ तो कि लोगों के मतलब ग्रास रूट लेवल तक तो उसके इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना पहुँचाएं। हाँ, ये जब तक ये जो रोज़ पेट्रोल की कीमतें कम या ज़्यादा हो रही हैं, इस पे गवर्नमेंट जब तक क्या कहते हैं, यू टर्न नहीं देगी ना, इस फैसले को वापस नहीं करेगी, ये अनरेस्ट रहेगी। उसके नतीजे में सब्ज़ियों की सप्लाई हो, बाकी गुड्स की सप्लाई हो, उस सब में प्रॉब्लम आएगी, कीमतें बढ़ेंगी, लोगों को पेट्रोल अगर से पहले ही महंगा है, बाकी ये चीज़ें तो हुकूमत को सोचना चाहिए। फ़ैसले अगर करने तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देख कर करें। आप फ़ैसला करते हैं और आपके जहन में यूरोप का कोई मुल्क होता है या ऐसे मुल्क होते हैं जहाँ पे तेल प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तेल एक हमारी लाइफ लाइन है। हम बाहर से ख़रीदते हैं, महंगा बेचते हैं, उसके ऊपर लेवीज़ लगाते हैं, बहुत सारे टैक्स लगाते हैं, पहले ही महंगा बेच रहे हैं। फिर अगर आप फ्लैक्चुएट करेंगे रोज़ के रोज़ तो
ये आपका काम नहीं चलेगा, इनको वापस ही लेना पड़ेगा। ठीक है सर, अवाम हमारी वैसे तो काफ़ी हर किस्म के मसाइल का शिकार है। क्राइम और ट्रेजेडी के वाक़यात भी हम रोज़ सुनते हैं। अब जैसे लाहौर में 2 जिप्सी लड़कियां, उनको नौसरबाजी के केस में पुलिस थाने मतलब उनको अंदर करवाया गया, अरेस्ट करवा दिया गया। वो जो भी उनका किस्सा है, जो भी उन पर केस हुआ, लेकिन उस पुलिस की तहवील में उनकी डेथ हो गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान। वो कैसे हो गई, पुलिस कह रही है कि हमें ख़ुद नहीं पता। उनकी तहवील मतलब आप डाइकॉटमी देखें कि पुलिस खुद कह रही है उनके थाने में उनकी वफ़ात हुई है और कह रहे हैं हमें नहीं पता कैसे वफ़ात हो गई है। और पैरेलल हम देख रहे हैं कराची में रज़ा मीर का केस चल रहा है, जो कि बहुत ही एक हाईलाइटेड केस है और बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट पे भी तनकीद हो रही है, हर कोई उस केस को फॉलो भी कर रहा है। और जब से जिब्रान नासिर ने उस केस को लिया, तब से काफ़ी अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। सिंध गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है। तो लाहौर के में अगर वो तो चले मिडिल क्लास लड़का था, एक अपना बिज़नेस करता था वॉफ्लिक्स का, वॉफ्लिक्स के नाम पर बहुत ज़्यादा उनका केस हाईलाइट हुआ। लेकिन ये जो जिप्सी लड़कियां हैं, जो कि बिल्कुल आपकी लोअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका केस हम हाईलाइट होता हुआ नहीं देख रहे, कोई ख़बर नहीं सुन रहे। हाईलाइट होना तो दूर की बात है, न्यूज़ मीडिया पे ख़बर भी नहीं आ रही। तो आप क्या कहेंगे? और सबसे ज़्यादा उसकी मतलब बात यह कि उनकी डेथ जहाँ हुई है थाने में। देखें, रज़ा मीर का केस जो आप कह रही ना, वो चूँकि वो एक नौजवान था, कारोबार कर रहा था, वो सोशल नेटवर्किंग थी उसकी, शहर कराची था, वो जबरान नासिर जैसे वकील अवेलेबल थे, वो केस उठ गया और हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ा, उसका दोबारा से पोस्टमार्टम करना पड़ा। अब उसकी जो तफ्तीश नए सिरे से जो एसपी साहब कर रहे हैं, उसके ऊपर उनकी ख़ानदान वाले भी सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जो पंजाब में हुआ, वो कत्ल की मुलज़मा भी हो सकती थी। ये तो नौसरबाजी का केस था ना उनके ऊपर, कि वो किसी घर में गई, नौसरबाजी की, कुछ पैसे चोरी किए। वो कातला भी हो सकती थी थाने में अगर उनको अरेस्ट किया गया था। तो पहले तो आपका एक दस्तूर है, आपने एक वेमन पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है कि अगर कोई औरत किसी इस तरह के इल्ज़ाम में आती है तो उसको आप वेमन पुलिस स्टेशन में जाके भर्ती करवाते हैं और औरतें ही उनकी तफ्तीश करती हैं, ताकि उनकी औरत के तौर पे जो सेंटिटी है वो मुतासर ना हो। लेकिन यहाँ आपने ग्रीन टाउन थाने के आम हवालात में उन औरतों को बंद किया। उनकी तफ्तीश के दौरान उनकी हलाकत हो गई पुलिस कस्टडी में। चूँकि वो गरीब औरतें थीं, उनकी सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, वो रज़ा मीर नहीं थी कि उनके लिए कोई ट्वीट करते, कुछ लोग उनके लिए कैंपेन करते, कुछ जबरान नासिर यहाँ नहीं था जो उनका केस उठाता, तो उस पर मट्टी डाल दी गई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस भी बेचारी समझ नहीं आ रही पुलिस को कि ये कैसे फौत हो गई हैं। शर्मनाक है ये बात। और मरियम नवाज साहबा जो कहती है ना कि औरतें मेरी डेड लाइन है, रेड लाइन और रेड लाइन को डेड लाइन बन गई। वो शेर है ना फैज़ साहब का, न मुद्दई न शहादत हसाब पाक हुआ, ये खूने खाक नशीना था रिज़्क़े खाक हुआ। गरीब आदमी इसी तरह मरता है, इस पे हम क्या और बात कर सकते हैं। ठीक है सर, आज की यही तज्ज़िये के लिए हमारे पास खबरें थी। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।